नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। लाल किले में हुई हिंसा में खालिस्तान ही नहीं बल्कि सीधे तौर पर पाकिस्तान की आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका से लेकर कनाडा तक और दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक इस इंटरनेशनल साजिश के तार हाफिज सईद से जुड़ रहे हैं। खालिस्तान की आड़ में इस पूरी हिंसा के पीछे आतंकी हाफिज और उसके संगठन जमात उद दावा का हाथ होने के सबूत मिले हैं। हाफिज के साले अब्दुल रहमान मक्की का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो हिंदुस्तान में किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी एजेंडे का समर्थन करने का ऐलान कर रहा है। देखिए 26 जनवरी की हिंसा के पाकिस्तान कनेक्शन पर न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खालिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हिमायत का ऐलान करता हूं। 26 जनवरी को हुई दिल्ली में हिंसा के मामले में जांच एजेंसियों को पाकिस्तान के आतंकी हाफिज सईद की साजिशों के सुराग लगे हैं। जांच एजेंसियों को एक वीडियो हाथ लगा है जिसमें हाफिज सईद का रिश्तेदार और जमात उद दावा का सेकंड इन कमांड अब्दुल रहमान मक्की खालिस्तान का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहा है। जांच एजेंसियां इस वीडियो को कई स्तर पर जांच रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो लाल किले पर हुई हिंसा के बाद का है। लाल किला हिंसा में लश्कर का हाथ। खालिस्तान के पीछे हाफिज सईद। पाकिस्तानी साजिश का एक्सक्लूसिव वीडियो। दिल्ली हिंसा का आतंकी सबूत। खालिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हिमायत का ऐलान करता हूं। न्यूज़ 18 की टीम को इस्लामाबाद में शूट हुआ यह वीडियो मिला है। इस वीडियो में नजर आने वाला शख्स अब्दुल रहमान मक्की है। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और जमात उद दावा चलाने वाले हाफिज सईद का साला अब्दुल रहमान मक्की। छब्बीस जनवरी को लाल किले और दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के नाम पर हुई हिंसा में खालिस्तान की साजिश सामने आ चुकी है। अब हाफिज सईद के रिश्तेदार मक्की ने उसी साजिश का समर्थन करने वाला एक वीडियो जारी किया है। देखिए आतंकी मक्की हिंदुस्तान के खिलाफ चल रही खालिस्तान वाली साजिश को लेकर क्या कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में सिख पुत्र गए ने। और सच्ची बात है, बरमला कहता हूं, मैं खालिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हिमायत का ऐलान करता हूं इस्लामाबाद में। इस वीडियो ने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के तार सीधे पाकिस्तान से जोड़ दिए हैं। 26 जनवरी को लाल किला समेत दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा हुई। पुलिस वालों पर कई हथियारों से जानलेवा हमले हुए। इस हिंसक साजिश के तार खालिस्तान से जुड़ने के कई सुराग और सबूत मिले, लेकिन अब एक वीडियो मिला है जो 29 जनवरी का बताया जा रहा है। इसमें आतंकी अब्दुल रहमान मक्की खालिस्तान की साजिशों का समर्थन कर रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तान की साजिशों के तार खंगालते समय यह वीडियो मिला। खुफिया एजेंसियां इस दिशा में जांच कर रही हैं कि 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह की हिंसा हुई उसमें विदेशी ताकतों का हाथ है या नहीं। इसी जांच के दौरान जो वीडियो मिला वो न्यूज़ 18 इंडिया तक पहुंचा। इस एक्सक्लूसिव वीडियो में खुफिया एजेंसियों को खालिस्तान समर्थित आतंकियों के तार पाकिस्तान में मौजूद जमात उद दावा और लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद और उसके रिश्तेदार अब्दुल रहमान मलिक उर्फ मक्की से जुड़े पाए गए। ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स तो एक माने में है, लेकिन उसके अलावे जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि हिंदुस्तान के टुकड़े करो, बांग्लादेश डिवीज़न का बदला लो और पंजाब को खालिस्तान बना के जो बॉर्डर स्टेट है हिंदुस्तान के लिए सुरक्षा की दृष्टिकोण से एक और खतरा पैदा करो, एक और फ्रंट खोल दो,
तो अभी तो हम 2.5 फ्रंट लड़ रहे हैं, फिर हम 3.5 फ्रंट पे लड़ना शुरू करेंगे। ये पाकिस्तान की साजिश है। खुफिया एजेंसियां हिंसा के सुराग तलाश रही हैं। इसी दौरान खालिस्तान से जुड़े वीडियो की जांच हुई। जमात-उद-दावा का वीडियो मिला है। वीडियो में आतंकी मक्की की तकरीर है। 29 जनवरी को मक्की इस्लामाबाद में सेमिनार में बोला। उसने लश्कर की स्टूडेंट विंग के सामने ऐलान किया, खालिस्तान को खुलकर समर्थन की बात कही, खालिस्तान की स्थापना में साथ देने की अपील की। पाकिस्तान बांग्लादेश का डिवीजन का बदला हिंदुस्तान से लेना चाहता है, पहली बात। दूसरी कि वो हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहता है। तीसरी, उसकी गजवाए हिंद की सोच तो है ही। चौथी, पंजाब को वो अट्रैक्टिव टारगेट के रूप में देखता है और उसने 1980 के दौरान भी ये खालिस्तान का जो मूवमेंट पंजाब में हुआ था उसको कई तरह से सह देने की उसने कोशिश की थी। हाफिज सईद का साला अब्दुल रहमान मलिक उर्फ मक्की इस वक्त जमात-उद-दावा का सेकंड इन चीफ है। जब से हाफिज पर शिकंजा कसा गया है तब से मक्की ही हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों का मास्टरमाइंड बना हुआ है। खुफिया एजेंसियों को मिला उसका ये वीडियो इस्लामाबाद में लश्कर-ए-तैयबा की अल मोहम्मदिया स्टूडेंट विंग के सेमिनार का है। यानी साफ है कि हाफिज सईद और उसके रिश्तेदार हिंदुस्तान में खालिस्तान के एजेंडे का समर्थन कर रहे हैं। इस वीडियो से पाकिस्तान की साजिशों का खालिस्तानी चेहरा बेनकाब हो गया है। हाफिज सईद पर पाकिस्तान सरकार का कानूनी शिकंजा महज एक दिखावा ही है, जबकि उसके संगठन जमात-उद-दावा का सारा कामकाज अब्दुल रहमान मक्की ही देख रहा है। मक्की भारत के खिलाफ खालिस्तान के समर्थन की साजिशों को हवा ठीक उसी तरह से दे रहा है जिस तरह से हाफिज सईद दिया करता था। सबसे अहम बात यह है कि मक्की के वीडियो के सामने आने के बाद लश्कर-ए-तैयबा और खालिस्तान के समर्थन से जुड़े हुए लोगों को देखते हुए जांच एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ सीमा के उस पार से लेकर सीमा के इस पार तक खालिस्तान को लेकर की जा रही साजिशों का ताना बाना खंगाला जा रहा है। हाफिज सईद का रिश्तेदार आतंकी मक्की इस वक्त भारत के खिलाफ साजिशों का मास्टरमाइंड है। एफएटीएफ की ओर से शिकंजा कसने के बाद इमरान खान ने हाफिज सईद के खिलाफ कई मामलों में दिखावे की कार्रवाई की है, लेकिन जैसे ही हाफिज पर शिकंजा कसने लगा उसने फौरन अब्दुल रहमान उर्फ मक्की को साजिशों की कमान सौंप दी। मक्की पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला है। हाफिज के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर है। मुख्य रूप से जमात-उद-दावा का कामकाज देखता है। जमात का फलाह इंसानियत फाउंडेशन चलाता है। फाउंडेशन के जरिए फंड जुटाता है, समाज सेवा के नाम पर आर्थिक मदद लेता है और संस्था के रुपए से टेरर फंडिंग करता है। अब्दुल रहमान मक्की के वीडियो ने यह साफ कर दिया है कि इमरान खान और उनका पाकिस्तान आतंकियों का हमसाया है। टेरर फंडिंग के जरिए भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को अंजाम देते देते इमरान और उनके आतंकी बर्बादी के रास्ते पर पहुंच चुके हैं। मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमलों से लेकर पाकिस्तान में भारत विरोधी तमाम आतंकी रैलियों के मास्टरमाइंड हाफिज और मक्की ही हैं। पाकिस्तान की आर्मी क्या क्या कर सकती है हम जानते हैं, हाफिज सईद क्या क्या कर सकता है, और हाफिज सईद कितना भी विंग बना ले वो अपने प्रयास में सफल नहीं होगा। यदि खालिस्तान बिंदु को वो अग्नि प्रज्वलित करने की कोशिश करेगा तो वो भी बहुत कष्ट में आएगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की आर्मी भली भांति जानती है। एक बार फिर इमरान की सरपरस्ती में चल रही भारत विरोधी आतंकी साजिशों का वीडियो सामने आया है। पाकिस्तान ने इस बार अपने चेहरे पर खालिस्तान का नकाब चढ़ा रखा है। लाल किले पर हिंसा और दंगे से जुड़ी बड़ी खबर। लाल किले में गणतंत्र दिवस पर दंगों का मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड दीप सिद्धू का खालिस्तानी कनेक्शन खुल चुका है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस का दावा है कि 1 लाख के इनामी दीप सिद्धू की अमेरिका में बैठी गर्लफ्रेंड उसकी प्लानिंग का हिस्सा बनी और कनाडा में बैठकर मिशन खालिस्तान चलाने वालों से दीप के संबंधों का चौंकाने वाला राज खुला है। लाल किले में हिंसा के बाद से फरार चल रहा दीप सिद्धू देश के कई राज्यों में छिपकर गिरफ्तारी से बच रहा था। वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था और पुलिस को धोखा देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा था। देखिए दीप की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का ऑपरेशन के।
आज इस सिचुएशन जो हुई उसमें वो गुस्सा फ्लेयर अप हो गया। लाल किला साजिश का पर्दाफाश। दीप सिद्धू का खालिस्तान कनेक्शन। साजिश में शामिल महिला कौन? इंटरनेशनल साजिश के कितने मास्टरमाइंड? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में नजर आ रहे इस शख्स की तलाश 26 जनवरी से हो रही थी। पुलिस के मुताबिक ये लाल किले में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड है। 1 लाख का इनामी दीप सिद्धू गिरफ्तारी के बाद मीडिया के कैमरे से अपनी नजरें चुराता रहा, जबकि गिरफ्तारी से पहले सुर्खियों में रहने के लिए कई वीडियो जारी करता रहा। लाल किला हिंसा में गिरफ्तार दीप सिद्धू के विदेशी और खालिस्तानी कनेक्शन सामने आए हैं। लाल किला में हिंसा और लोगों को भड़काने की पूरी साजिश को अंजाम देने के बाद वो देश के कई राज्यों में छुपकर रहने लगा, लेकिन स्पेशल सेल की टीमों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। दीप सिद्धू बार बार लोकेशन बदलने पर मजबूर हो गया और जब गिरफ्तार हुआ तो पूरी साजिश के तार खुलते चले गए। लाल किले में हिंसा और लोगों को भड़काने की साजिश में दीप सिद्धू को लेकर कई राज खुले हैं। दीप सिंह सिद्धू की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने कोर्ट में बताया है कि ये लाल किला हिंसा का मास्टरमाइंड है। गिरफ्तारी के बाद दीप का खालिस्तान कनेक्शन सामने आया है। इसके अलावा हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने के मामले में विदेश में बैठी एक महिला से भी इसके तार जुड़े हैं। दीप सिद्धू को पकड़ा गया है और ये केस क्राइम ब्रांच छानबीन कर रही है और मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत कुछ पूछताछ के बाद मिलेगा। 26 जनवरी हिंसा के मास्टरमाइंड दीप सिद्धू की लाल किला साजिश की एक एक तस्वीर पर गौर कीजिए। 26 जनवरी को दीप ने लाल किले पर हिंसा के बाद सेल्फी ली। इसके बाद बाइक के जरिए मौके से फरार हो गया। फिर सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचकर इसने फेसबुक लाइव किया। उसके बाद वहां से भी फरार हो गया और वीडियो पोस्ट करके किसानों की पोल खोलने की धमकी देने लगा, लेकिन उसका कोई हथकंडा काम नहीं आया और स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लोगों को मालूम है कि इसने 25 जनवरी और 26 जनवरी को जो भीड़ को और जो यहाँ पर जो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके लोगों को एग्रेशन में लाकर और 26 जनवरी के दिन जो रेड फोर्ट पर किया है, इसके लिए हमारे केसेस में वांटेड था स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच के केस में। और कल रात एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से इसको अप्रेंड किया गया है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी अपने आप में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पुलिस के मुताबिक 1 लाख का इनामी दीप लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। स्पेशल सेल के मुताबिक दीप सिद्धू की तलाश में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में छापा मारा गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई और रांची में भी उसके ठिकानों पर रेड हुई। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि दीप सिद्धू के सोशल मीडिया पोस्ट उसकी एक मित्र अमेरिका में बैठकर पोस्ट कर रही थी, ताकि पुलिस की नजर से दीप सिद्धू बचा रह सके और उसकी लोकेशन के बारे में पुलिस को पता ना चले। दिल्ली पुलिस से भागता भागता दीप सिद्धू दिल्ली से दूर घूम रहा था। जैसे ही वो दोबारा दिल्ली के करीब आया, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दीप सिद्धू पुलिस की नजरों से बचता रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर अक्सर दिखाई दिया। पुलिस ने उसके इस राज से भी पर्दा हटाया। पुलिस के मुताबिक दोस्तों के मोबाइल से वीडियो अपलोड करता था दीप सिद्धू। उसने विदेश में अपनी एक महिला मित्र की मदद ली। दीप सिद्धू वीडियो रिकॉर्ड करता था, उसकी महिला मित्र वीडियो पोस्ट करती थी। अमेरिका से महिला वीडियो पोस्ट करती रही। पुलिस दीप से उसका मोबाइल फोन बरामद करेगी। दीप के मोबाइल में कई राज होने की आशंका है। वेरीफाई किया जा रहा है। जो इसकी सोशल मीडिया जो हम लोग के पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी, उसके हिसाब से इसकी पोस्ट यूएस से अपलोड हो रही थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जा रही है। 26 तारीख से जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ है और तब से हमारे केस में वांटेड था, इसके ऊपर 1 लाख का रिवॉर्ड भी हो चुका था, तो डेफिनेटली ये फरार हो रहा था और भागने छुपने की कोशिश कर रहा था। उस पर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में कल करनाल से। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद उसके खालिस्तान कनेक्शन का भी पर्दाफाश हो गया है। कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ खालिस्तान का एजेंडा चलाने वाला धालीवाल
दीप सिद्धू की गिरफ्तारी से बौखला गया है। उसने दीप के समर्थन में ट्वीट किया है, हमारे भाई और एक्टिविस्ट दीप सिद्धू को किसानों के समर्थन में लाल किले पर प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में तुम्हें जेल में डाला जाएगा और टॉर्चर किया जाएगा। दरअसल दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन में खालिस्तानी एजेंडे को लेकर काफी पहले से पड़ताल शुरू कर दी थी। इसी दौरान जब दीप सिद्धू ने लाल किले में हिंसा की तो उसके बाद इस पूरे आंदोलन की आड़ में साजिश की बड़े पैमाने पर जांच शुरू हुई। जिस दीप सिद्धू को तमाम किसान नेता खुद से अलग बताते रहे, उसका पूरा खालिस्तान कनेक्शन और किसान आंदोलन में हिंसा की पूरी साजिश सामने आ गई है। पुलिस ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार करने के बाद 30 हजारी कोर्ट में उसकी करतूतों का काला चिट्ठा भी पेश किया। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने तय रूट को तोड़ा, ट्रैक्टर से पुलिस बैरिकेड तोड़े गए। दीप सिद्धू ने भीड़ को भड़काया। वो लाठी वाले लोग लेकर लाल किले में गया। वो लाल किले में निशान साहिब लहराने वाली जगह पर था। दीप एक अन्य आरोपी जुगराज के साथ नजर आया। उसने भीड़ को उकसाने वाली नारेबाजी की, लाल किले पर हिंसा भड़काई। इस हिंसा में 140 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। दीप सिद्धू ने पुलिस को भटकाने के लिए विदेश से वीडियो पोस्ट करवाए। कई राज्यों में छिपकर लोकेशन बदलता रहा, लेकिन अब वो 7 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर है। दीप और उसके मोबाइल अभी कई चौंकाने वाले राज जरूर खोलेंगे। और अब बात देवभूमि में देवदूतों के रेस्क्यू ऑपरेशन की। चमोली में आए सैलाब के बाद जिंदगी की तलाश बाकी है। मलबे में फंसे लोगों को खोजने का अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक 12 लोगों को तपोवन की सुरंग से बाहर निकाला जा चुका है, जबकि दूसरी सुरंग में 30 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की संभावना है। लेकिन क्या आपको पता है कि तपोवन की सुरंग में फंसे लोगों ने घंटों तक जिंदगी की डोर कैसे थामे रखी? कैसे इन तक रेस्क्यू टीमें पहुंची? तपोवन में सांसों की तलाश की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिए। व्यक्ति लापता है। चलिए बारी 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 बारी, शाबाश, निकलते रहिए, आराम से खींचो खींचो, ऊपर खींचो। तपोवन की सुरंग में सांसों की तलाश। पूरा यकीन है कि हमारे जो लोग हैं अभी तक शायद उधर अवेलेबल रहेंगे। जारी है हिम्मत वालों का अभियान। मैंने कहा सब लोगों से, तुम लोग हताश मत हो, हम लेके जाएंगे तुम लोगों। तपोवन में ऑपरेशन जीवन। 7 फरवरी की सुबह आए सैलाब के बाद तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मलबे में तब्दील हो चुका है। पहले यहां चहल पहल हुआ करती थी, यहां काम करने वालों की आवाज सुनाई दिया करती थी, लेकिन अब यहां दलदल है, एक अजीब सी खामोशी है। तो तपोवन के इसी दलदल में राहत और बचाव के काम में जुटे जवान जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। मौत की 2 सुरंगों से लोगों को बाहर निकालने का अभियान चलाया जा रहा है। जोशीमठ के तपोवन में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज दूसरा दिन रेस्क्यू ऑपरेशन का है और कहा जाए तो तीसरा दिन होगा, क्योंकि 2 दिन से लगातार रेस्क्यू टीमें काम कर रही है। कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं टनल के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस, उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ के जवान, साथ ही सेना के जवान हैं और उसके बाद एनडीआरएफ की टीमें हैं, लगातार काम कर रही है। ये जो आप जेसीबी सामने से आते हुए दिख रहे हैं, ये जेसीबी लगातार अंदर तक जा रही है और लगभग 180 मीटर तक अंदर का जो मलबा है वो देर रात तक चलने की वजह से यहाँ पर लगातार मलबा जो है वो निकाला गया है। और उसके बाद भी अभी भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी रेस्क्यू टीमों को वही आ रही है कि मलबा सबसे ज़्यादा है और उस मलबे को निकालने के लिए मैन पावर का काम अभी नहीं है। अभी सिर्फ जो काम है वो मशीनों का है और इसी वजह से ये सभी क्रेनें यहाँ पर काम कर रही हैं। मलबे में फंसी सांसों की तलाश करना कितना जोखिम भरा काम है, इसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से हो जाएगा। गौर से देखिए, तपोवन की सुरंग में घुप अंधेरा है। गीली मिट्टी की वजह से एक कदम भी चलना मुश्किल है। ऊपर से खुदाई करने वाली मशीन लेकर अंदर जाना और फिर मलबा बाहर निकालना किसी
चुनौती से कम नहीं, लेकिन रेस्क्यू मिशन में जुटे हिम्मत वाले इन बेहद खराब हालात में भी सुरंग में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको स्लश टनल कहा जाता है और इसके अंदर हमारी मेंटेनेंस टीम काम कर रही थी। तकरीबन 150 मीटर तक हम इस समय पहुंच चुके हैं और इसके तकरीबन 50 मीटर आगे एक साइड टनल है और इसके अंदर हम उम्मीद करते हैं कि जब हमारी मेंटेनेंस टीम थी, जब ये स्लश आया होगा तो इस दिशा में चले गए होंगे और वहाँ पर क्योंकि स्लश जाने की उम्मीद कम है, हमें पूरा यकीन है कि हमारे जो लोग हैं अभी तक शायद उधर अवेलेबल रहेंगे। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान तपोवन में सुरंग का कोना कोना तलाश रहे हैं और जब जिंदगी की तलाश में इन रेस्क्यू टीमों को कामयाबी हाथ लगती है तो इन हिम्मत वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चलिए बारी 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 बारी, शाबाश, निकलते रहिए आराम से, खींचो खींचो ऊपर खींचो। शाबाश शाबाश, आ जाइए। हाँ आ रहे ये लोग कौन सा? ये वीडियो तपोवन की उसी सुरंग का है जहां से एनटीपीसी के अब तक 12 कर्मचारियों को बाहर निकाला जा चुका है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सुरंग के अंदर के हालात कितने खराब हैं। सुरंग के अंदर मलबा ही मलबा है तो कर्मचारी पाइप के जरिए बाहर निकाले जा रहे हैं। ये तस्वीर कुछ घंटे पहले की है जब सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया था तो न्यूज 18 ने उस शख्स की तलाश भी की जिसकी वजह से 12 लोगों की जान बचाई जा सकी। ये है उत्तर प्रदेश के जालौन के रहने वाले वीरेंद्र कुमार। ये वही शख्स हैं जिन्होंने अपने सभी साथियों को पहले सुरंग से बाहर निकाला और जब खुद मौत के मुंह से बाहर आए तो जय बद्री विशाल का नारा लगाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। बद्री विशाल की जय। आज भी वो उस पल को याद कर भावुक हो जाते हैं। जो लास्ट की तरफ आप लोग थे, सबसे लास्ट में मैं निकला हूँ। हाँ। पूरी टीम निकालने के बाद लास्ट में मैं निकला हूँ और मैंने जयकारा लगाया कि मैं अपनी टीम को लेके आ। हाँ जी। कैसे लगाया था आपने जयकारा? मैंने कहा बद्री विशाल की जय। और मतलब कैसा लग रहा था कि अंदर जब हालात मैंने सर ये प्रतिज्ञा करी थी कि मैं पहले अपने साथियों को निकालूंगा, लास्ट में मैं निकलूंगा, तो मेरी पूरी हुई। उम्मीद थी क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा था, सैलाब था, आपको आइडिया हो गया था कि यहाँ पर इस तरह की कंडीशन होने के बाद जब पानी लेवल हो गया ना सर, तो मेरा को पूरी उम्मीद हो गई थी कि हम सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे और सब लोग जीवित जाएंगे। वीरेंद्र कुमार ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवानों के साथ मिलकर अपने साथियों को मौत की सुरंग से बाहर निकाला। तो उन लोगों से भी न्यूज 18 ने बात की जिन्होंने सुरंग के अंदर मलबे के रूप में आती मौत को करीब से देखा था। ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने जिंदगी की डोर थामे रखी और सैलाब को हरा दिया। इन लोगों ने बताया कि रविवार की सुबह 11 बजे सैलाब आया और सुरंग के अंदर बिजली चली गई। करीब 5 से 6 घंटे तक घुप अंधेरे में ये सभी लोग पानी बढ़ने पर टनल के ऊपर लगे पाइप को पकड़े रहे और उसी के सहारे 300 मीटर तक सुरंग के पिछले हिस्से पर आए, जिसके बाद आईटीबीपी के जवानों ने उन्हें ऊपर खींच लिया। तो जैसे भाव टनल की ओर बढ़ने लगा तो हम हड़बड़ाहट गए कि हमने क्या हो गया ये। हम टनल के पीछे की ओर दौड़ने लगे, वो फ्रंट लाइन की ओर दौड़ने लगे। तो जैसे दौड़ते दौड़ते पानी का भाव इतना ज़्यादा होगा कि हम पानी में से बहते बहते पीछे की ओर चले गए। और इस कारण के हमने बचाव के लिए वो सरिया लगी रहती है क्राउन पे सरिया, तो उसको पकड़ के सीधे ऊपर चढ़ने लगे। पानी का बहाव थोड़ा कम होने लगा 4-5 घंटे के बाद। उसके बाद दलदल हो गया। तो दलदल के बाद हम मतलब पाइप लाइन जाता है ना अंदर को, तो वो पकड़ते 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 ऐसे हाथ के सहारे से, वो पता नहीं किस कहाँ से शक्ति आई हमको, हिम्मत रखी हमने सब ने, तो पकड़ते पकड़ते हम टनल के बाहर की ओर चले गए। गर्मी बढ़ाने के लिए इधर उधर वॉकिंग किया है, एक्सरसाइज किया है, अंदर ही गाना गाया। आओ तो अपुडु सी खेनो छेरे लगुड़ बलसी मोखोचे कांबे आरे पाड़ी बुला। फिलहाल तपोवन में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू टीमें यहां मौजूद दोनों सुरंग के उन हिस्सों की तलाश कर रही है जहां ऑक्सीजन पहुंचने से जिंदगी के बचे होने की संभावना है। तो आपको बता दें कि सुरंग में दाखिल होने का दूसरा रास्ता भी तलाशा जा रहा है। प्रोजेक्ट इंजीनियरों के साथ मीटिंग कर हवा और रोशनी आने की जगह यानी शैफ्ट खोलने की तैयारी की जा रही है। तो इसी शैफ्ट के जरिए एसडीआरएफ के जवानों को टनल में भेजा जाएगा। परसों से हमने संडे के दिन से ही रेस्क्यू चल रहा है।
60 मीटर करीब साफ कर दिया है। 30 मीटर अभी ऊपर से दिख रहा है गैबा में। 90 मीटर के लगभग हम अभी इस पे काम कर रहे हैं। रिस्क है कि टनल बैठ सकता है, कुछ भी हो सकता है, आगे से पानी फोर्स मार सकता है। हम भी अपनी जान पे खेल के उन आदमी को बचाने की सोच रहे हैं कि चलो अगर कोई जिंदा होगा तो हमारी वजह से वो आदमी बच सकता है तो अच्छी बात है। हम जाते हैं टनल के आगे हाथ जोड़ के अंदर जाते हैं, वही हाथ जोड़ के बाहर आते हैं। मलबा भी हो सकता है, वो पानी भी हो सकता है, मलबे की पानी बहुत ज़्यादा हो सकता है। अभी आगे अभी 200 मीटर के बाद पानी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो टनल मिलता है ना आगे से, अभी तो इसमें शील्ड भरा हुआ है। आगे जो मेन टनल है उसमें बहुत पानी आता है। उसमें 5-6 पंप चलते थे, कनेक्शन सारे कट गए बिजली के, तो पानी तो वहीं जमा होगा ना। दरअसल तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में बनाए गए 2 सुरंगों में 7 फरवरी की सुबह आए सैलाब से मलबा भर गया। पहली सुरंग से तो दर्जन भर लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अब भी दूसरी सुरंग में 30 से 35 कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका है। इस वक्त हम तपोवन के एनटीपीसी प्रोजेक्ट के पास हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हेली के साथ हेलीकॉप्टर में एक ऐसा नेट जाल सा लगाया गया है जो ये माना जा रहा है कि भूगर्भ वैज्ञानिक शायद इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है इसको देखने के लिए इसमें कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स लगे होंगे जिसके सहारे जो नीचे की जहाँ पर इस तरह का सैलाब ने जो पूरा प्रोजेक्ट को जो है तहस नहस किया है उसको शायद इससे मापा जा रहा है। और ये हेलीकॉप्टर के नीचे ठीक इसको बांधा गया है और इसमें इक्विपमेंट्स में कैमरे भी लगाए गए हैं। तपोवन के ऑपरेशन जीवन से बहुत लोगों की उम्मीदें बंधी हुई हैं। लापता लोगों के परिवार वाले अब भी आस लगाए बैठे हैं। सेना के साथ बचाव दल के जवान एड़ी चोटी का जोर लगाकर लोगों की उम्मीदों को हौसला देने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में उन चुनौतियों से पार पाते हुए हिम्मत वाले कितने और लोगों को बचा पाते हैं, इस पर पूरे देश की नजर है।